नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, नया पेंशन सभी राज्यों में लागू होगा। इसको लेकर दोस्तों बजट में प्रस्ताव पास हो चुका है। आपके खाते में पेंशन जमा कब और कैसे होगी, EPS 95 पेंशन धारकों को क्या तोहफा मिला है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों EPS 95 पेंशन पर अब से पहले इतने निराश नहीं थे। 78 लाख पेंशन भोगियों की मांग हुई अनसुनी। जब दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की मांग अनसुनी होने के कारण पेंशन धारकों में नाराजगी देखने को मिली, तो आखिरकार EPS 95 पेंशन धारकों की कौन सी मांग अनसुनी हुई है और EPS 95 पेंशन धारक कैसे नाराज हैं, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है। संसद में उठी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने की मांग। जी हां दोस्तों, ओपीएस को लेकर बड़ी खबर है। लोकसभा में गूंजा अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा। दीपेंद्र हुड्डा, धर्मेंद्र यादव ने उठाई इसके लिए बड़ी आवाज। इसको लेकर दोस्तों अमर उजाला की बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों आप सभी पेंशन भोगी हो रहे हैं माला माल। जी हां दोस्तों, बजट के बाद पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात मिली है। पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दिया आप सभी को बड़ा तोहफा। तो आखिरकार बजट के बाद पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या तोहफा जितेंद्र सिंह जी के द्वारा दिया गया, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाली हैं 2024-25 के लिए EPF पर वार्षिक ब्याज दर को मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर बढ़ोतरी हुई ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। तो कैसी मंजूरी दी है, कितना आपको ब्याज मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों। EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। अब से पहले इतने निराश नहीं थे पेंशन भोगी। 78 लाख पेंशन भोगियों की मांग हुई अनसुनी। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की। इस मांग को अनसुनी करने पर वे दोस्तों यहाँ पर जो है इस महीने के एंड तक दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगे। जी हां दोस्तों, पेंशन योजना के अंतर्गत भारत में लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों का जीवन उनकी पेंशन राशि पर निर्भर करता है। वर्षों से ये पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 करने की मांग कर रही हैं। यही मांग उनकी बढ़ती हुई जीवन यापन लागत और महंगाई के अनुरूप है। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार ने अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे पेंशन भोगियों की गहरी निराशा और असंतोष पैदा हो रहा है। अनिल कुमार नामदेव एक पेंशन भोगी है, जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और EPFO को आड़े हाथ लेते हुए एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने उल्लेख किया है कि सरकार द्वारा उनकी मांग को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। उनका मानना है कि सरकार को लगता है पेंशन भोगियों की कोई उपयोगिता नहीं है, वे उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वर्षों से इन बुजुर्ग पेंशन भोगियों ने अपनी बढ़ती हुई दिक्कतों को व्यक्त करते हुए कई बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया है। जुलाई 2024 में वे एक बार फिर से यहाँ पर जो है पेंशनर्स महा आंदोलन के लिए दिल्ली में एंड तक जुटेंगी, जिसमें वे अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करेंगी। ये आंदोलन उनके लिए एक आखिरी संघर्ष की तरह हो सकता है, जिसमें वे सरकार को अपनी मांगों को पूरी करने की उम्मीद कर रही हैं। इस सब के बीच पेंशन भोगियों में अब एक और उम्मीद की किरण बाकी है। वे आशा करते हैं कि शायद एक दिन सरकार उनकी स्थिति को समझेगी, उनके जीवन को सुधार होगा। ये उम्मीद है, यदि उम्मीद पर वो जिंदा यहाँ पर सहारा बने हुए हैं। इस संघर्ष के मद्देनजर ये देखा जा रहा है कि पेंशन भोगियों की मांग सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं बल्कि सम्मान और जीवन यापन की बेहतर स्थिति को और भी इशारा करती है। आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन पेंशन भोगी एकजुटता और संघर्ष उन्हें एक नई दिशा प्रदान जरूर करेगा। इसको लेकर नई रिपोर्ट के अंदर आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने आई। वहीं दोस्तों संसद में उठी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। जी हां दोस्तों, OPS को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में गूंजा अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा। दीपेंद्र हुड्डा, धर्मेंद्र यादव ने उठाई आवाज। जी हां दोस्तों, इसको लेकर समाचार पत्र अमर उजाला की नई सुर्खी, नई खबर सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट के बारे में चलिए बात करते हैं।
सीएपीएफ के तहत 11 लाख जवानों और अफसरों के गत पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। उस वक्त ये बात साफ हो गई थी कि सरकार सीएपीएफ को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाना नहीं चाहती। सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में रहती है तो ओपीएस की बात कर रही थी, यह सरकार अब 11वां बजट पेश कर रही है। देश के सरकारी कर्मचारी और पुरानी पेंशन योजना यहाँ पर पेंशनर्स जो है वो परेशान हैं। सरकार ओपीएस की चर्चा नहीं कर रही। लोकसभा में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आप बहुत ही बड़े राष्ट्रभक्त बनती हैं। सीमा पर जवान शहादत झेल रहा है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को पुरानी पेंशन दी जाए। साथ ही दोस्तों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ओपीएस लागू करने के लिए अब दूसरे कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी कि एनजीएसए के पदाधिकारियों का समर्थन मिला है। गत वर्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की विशाल रैली आयोजित करने पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी सीएपीएफ में ओपीएस लागू करने की मांग की थी। दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने भी सीएपीएफ सहित सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाने के लिए रैली का आयोजन किया था। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने भी सीएपीएफ के लिए ओपीएस की मांग को यहां पर बड़ा समर्थन दिया है। तो दोस्तों, लोकसभा के अंदर एक बार फिर से अर्धसैनिक बलों के लिए ओपीएस लागू करने की मांग तेज हो चुकी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीओपीपीडब्ल्यू का बड़ा आदेश आया है। बजट के बाद पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात है। पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि देश के विकास और निर्माण में पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों की अहम भूमिका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये बात कही। इस उपलक्ष्य में रिटायर हो रहे कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। तो पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों समाज में रीढ़ में हड्डी है। पेंशन भोगियों को जीवन को सरल बनाना यहाँ पर जो है सरकार का औचित्य है और पेंशन भोगी अब उनको अब नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। डिजिटलीकरण यहाँ पर होने वाला है आप सभी के लिए खास। इसको लेकर दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आप सभी के लिए बड़ा बयान दिया। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर आ रही है 2024-25 की ईपीएफ ब्याज दर को लेकर। जी दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार की घोषणा में भविष्य निधि पर जमा किए गए 8.25 वार्षिक दर को मंजूरी कर दी है। इस साल फरवरी में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इंटरेस्ट रेट की घोषणा की थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2023-24 के लिए ब्याज दरों में पिछली यहाँ पर जो है 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया था। दर संशोधन का निर्णय देश के लाखों ईपीएस सदस्यों को प्रभावित करता है। भारत सरकार ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ सदस्यों के लिए ब्याज दर 8.25 पर रखी जाएगी। ये घोषणा 31 मई 2024 को की गई थी। इसके अलावा ईपीएफओ ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईपीएफ सदस्यों के लिए ब्याज दरों का खुलासा तिमाही आधार पर नहीं किया जाएगा। इसकी बजाय ब्याज की वार्षिक दर वित्तीय वर्ष के समापन के बाद प्रकट की जाएगी। आमतौर पर आगामी वित्तीय वर्ष प्रारंभ तिमाही में होता है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आज की पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।